आज की ये कहानी आप बीती से प्रेरित है और मैं अब एक सीरीज़ लेके आ रही हूँ जिसमें हम आप बीती की सारी कहानियों पे डिस्कशन करेंगे जो भी उनसे प्रेरित होंगी। क्योंकि जिस टाइम पे ये सीरियल आता था तो कहा जाता था ना कि ये सच्ची घटनाओं पर आधारित है। और अगर आपके पास भी कोई भी पैरानॉर्मल एक्टिविटी से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन है जो आपकी लाइफ में हुई या आपके रिलेटिव्स में हुई या पड़ोसियों में, तो आप प्लीज़ मेरे साथ मेरे इंस्टाग्राम या फेसबुक अकाउंट पर शेयर कर सकते हैं। मैं दोनों का लिंक अपने कमेंट सेक्शन में पिन कर ऐसे रही हूँ। कई लोग हैं जो कहते हैं कि आत्मा देखने का विषय नहीं है, कोई इसे महसूस नहीं कर सकता, कोई इसे देख नहीं सकता, बस ये एक ऊर्जा होती है। बट कई लोग ऐसा कहते हैं कि नहीं, उन्होंने देखा है और हमारी माइथोलॉजी में भी ऐसा प्रूफ है कि हाँ, आत्माएं होती हैं और वो आपको डिस्टर्ब करती हैं। बेशक उनके पास कोई अजीब अलग ताकत वो आपको मार ना सके, पर उनके पास शक्तियाँ ज़रूर होती हैं। तो मैं आने वाले टाइम में आपके लिए अपनी माइथोलॉजी से रिलेटेड जो ये प्रूफ देती हैं कि हाँ आत्मा होती है, हमारे सबसे बड़े पुराण के लिए ऊपर जो प्रूफ है कि यस आत्मा एग्जिस्ट करती हैं, तो मैं वो भी स्टोरी जल्दी ही लाऊंगी अगर आपका प्यार मुझे मिलता रहे। तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब हमारी वीडियोस को। और साथ ही अगर आपकी लाइफ में भी कुछ भी ऐसा हुआ है तो प्लीज़ मेरे साथ शेयर करिएगा। तो ये स्टोरी शुरू होती है जब एक दुल्हन अपनी सेज पर बैठी होती है और दूल्हा अपनी कार से उतरकर आ रहा होता है रूम की तरफ। इसमें कोई फैमिली नहीं है इतनी ज़्यादा बड़ी, तो कोई फैमिली नहीं दिखाई जाती हमारे को इस सीन में, सिर्फ दूल्हा और दुल्हन का सीन होता है। लाइक जस्ट इनके फैमिली नहीं है। इस तरीके से ये स्टार्टिंग होती है। और जब दुल्हन अपने दूल्हे का वेट कर रही होती है, उस टाइम पर अपना घूंघट उन्होंने किया होता है, तो जैसे ही लड़का एंटर करता है कमरे में, उधर से हमें कोई और ब्लैक पैंट में ब्लैक शूज़ में चलता हुआ दिखाई देता है, जो कि आ रहा होता है उनके रूम की ही तरफ विद गन। और वो आते ही जैसे ही लड़का आकर बैठता है, लड़की का मुंह खोलता है और उसके बाद वो जो गन वाला आदमी होता है वो जाके पहले तो लड़के को गोली मार देता है और फिर लड़की को। और इसके बाद सीन कटता है और एक नई सुबह होती है। और इस सीन में एक ऑफिस दिखाया जाता है जहाँ पे रेवा नाम की लड़की, जो कि बहुत सिंसियर है, बहुत इंटेलिजेंट है और अपने किसी भी काम को वो पूरे तरीके से करती है, उसको दिखाया जाता है। जिस वो आती है अपने सर के पास उनको इनविटेशन देने कि उसकी शादी हो रही है, और वो बोलती है कि सर आपको तो ज़रूर आना है। तो सर बहुत खुश हो जाते हैं क्योंकि वो बहुत ही अच्छे काम में थी, हर चीज़ में वो नंबर 1 थी। तो सर भी कहते हैं कि हाँ मैं ज़रूर आऊँगा, पर मुझे तुम्हें कुछ गिफ्ट देना है, मैं तुम्हें कुछ देना चाहता हूँ, तुम इतना अच्छा काम करती हो। तो फिर सर कुछ सोचते हैं और उसके बाद वो डिसाइड करते हैं कि मैं जो भी उन्होंने अपने मन में डिसाइड किया होता है कि मैं उनको तुम्हें वो गिफ्ट दूंगा। और वो बोलते हैं कि वो जो गिफ्ट है वो बहुत ही आर्टिस्टिक है और बहुत ही सुंदर है, और वो जो गिफ्ट है वो एक दुल्हन के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। तो वो कहते हैं कि मैं तुम्हें सुहाग की सेज गिफ्ट करूँगा। वैसे मुझे ये बहुत अनरियलिस्टिक लग रहा है, बट ऐसा हमारे हुआ है स्टोरी में तो होगा ऐसा। फिर तभी वो एक आदमी को बुलाते हैं जिसका नाम घनश्याम होता है और कहते हैं कि जाओ वो जो बेड था वो बेड रेवा को उसकी शादी में उसके घर पहुंचाना है। तो जो वो आदमी होता है वो उस बात को सुन के थोड़ा शॉक में चला जाता है, मतलब वो खुश नहीं होता। लाइक शायद उसको बेड का लालच होगा, अब उसको रेवा को दे दिया जाएगा तो वो उसे अच्छा नहीं लग रहा है या कुछ भी, वो बड़ी सोच में पड़ जाता है। तो वो बोलता है कि आप वो बेड देंगे? तो वो कहता है कि क्यों, तुम्हें कोई दिक्कत है? उसके बॉस कहते हैं, तो कहता है नहीं नहीं मुझे क्या दिक्कत होगी, आप दे दीजिए। तो उसके बाद कहते हैं गुड, और अब तुम जा सकते हो और जाकर बंदोबस्त करो बेड को रेवा के घर पहुंचाने का। उसके बाद वो रेवा को अजीब आंखों से घूरता हुआ देखता है और सोचता है कि ये क्या देने की ज़रूरत थी। इधर सर रेवा को कहते हैं कि तुम्हें जो भी शादी में अपनी कोई भी कमी महसूस हो तो मुझे अपना पिता की तरह समझना, कोई कमी हो तो मुझे ज़रूर बताना और मैं उस कमी को पूरा करूँगा, बिल्कुल झिझकना मत, तुम मेरी फैमिली ही हो। और उसके टाइम भी वो आदमी कमरे से जाने के बाद भी उस झांकता हुआ उस और रेवा को घूरता रहता है। और फिर नेक्स्ट सीन हट के आता है मैरिज की तरफ। अब जब मैरिज हो गई होती है तो अब सब लोग बड़े लोगों का आशीर्वाद ले रहे होते हैं और वो अपने सर का भी आशीर्वाद लेती है। तो उसने शादी के पीरियड के लिए 8 दिन की छुट्टी ली थी
तो अब क्या होता है कि जो सर होते हैं ना वो रेवा से बहुत खुश होते हैं। तो वो कहते हैं जाओ बेटा, तुम 8 दिन क्या तुम 15 दिन की छुट्टी लो। अब मतलब इतना शादी का टाइम था तो 8 दिन इज़ नॉट सफिशिएंट फॉर यू, तो तुम जाओ और जाके अपनी शादी एंजॉय करो। और इस टाइम भी वो आदमी बड़ी अजीब तरीके से रेवा को देख रहा होता है। अब जब इधर रेवा अपने रूम पर बैठी होती है और बाहर सारे रिलेटिव्स होते हैं, तो रेवा अपने पति के आने का इंतज़ार कर रही होती है। उस टाइम पर क्या होता है कि रेवा अपने घूंघट में होती है, तो उसको आवाज़ सुनाई देती है कि कोई सिसकियाँ ले रहा है। तो अब वो सिसकियाँ देखने के लिए इधर उधर मतलब घूंघट में से ही झांकती है। फिर वो सिसकियों की आवाज़ थोड़ी बढ़ती है और जो भी डेकोरेशन का जो रूम में सामान था ना वो भी सब हिलने लगता है इधर उधर। तो रेवा इससे ना बहुत घबरा जाती है और ज़ोर से अपना मतलब इधर घबरा के चिल्लाने लगती है और दौड़ती हुई गेट की तरफ जाने की कोशिश करती है। तभी वो एक चीज़ देखती है कि जो उसका बेड है उस पर एक और दुल्हन बैठी है जो उसकी सेम शक्ल की है। ऐसा वो देखते ही उस थोड़ा घबरा जाती है और फिर तेज़ी से दौड़ती हुई गेट की तरफ जाती है। जैसे ही वो गेट खोलती है तो सामने क्या पाती है कि उसका हस्बैंड आ गया है, गिरीश। उस लड़के का नाम गिरीश है। तो लड़की जैसे ही उसको देखती है तो वो मतलब अपना बताना चाहती है कि मैंने यहाँ किसी को देखा ऐसा कुछ, पर वो उसको कहता है कि अरे कुछ नहीं है कुछ नहीं है, तुम ऐसे थक गई हो, आओ बैठो चलो हम इंजॉय करते हैं। वो उसको अपनी गोद में उठा के अपनी बाहों में उठा के अपने बेड पर लेके आता है। तो जब वो लेके आता है उसके बाद वो बोलता है कि चलो घूंघट कर लो, हम अपना मैं पूरा मतलब अपना रिवाज मनाएंगे अच्छे से। तो जैसे वो उसका घूंघट खोलना शुरू करता है उसी टाइम उसको बगल उस लड़के की शक्ल में वो अपनी ही शक्ल वाली दुल्हन दिखाई देती है। अब ऐसा देखते ही रेवा फिर से घबरा जाती है और बहुत ज़ोर ज़ोर से चिल्लाने लगती है। अब इसकी ये चिल्लाहट दोबारा से आई थी तो उसकी जो सास होती है वो बहुत घबरा जाती है कि अरे बेटा को क्या हो गया, ये मतलब बहू आई है आज पहले ही दिन और ऐसा क्या हो गया, तो क्यों चिल्ला रही है। तो जो उसकी सास होती है ना वो तुरंत गेट पर आ जाती है और खटखट खटखट करने लगती है। तो फिर जो लड़का होता है वो जाकर गेट खोलता है। अब सास पाती है कि उसकी बहू बहुत अनरेस्ट सी है, उसको बहुत ज़्यादा मतलब शायद वो सोचती है कि ये थक गई है इसलिए ये ऐसा कुछ हो रहा है। तो उसकी सास फिर क्या कहती है कि चलो बेटा मैं तुम्हें सुला देती हूँ अपने रूम में, तो तुम डरने की कोई बात नहीं है, तुम ऐसे घबराओ मत। और अपने रूम में लेके जाके वो रेवा को रेस्ट कराती है और सुला देती है कि बेटा कोई बात नहीं, इट्स नॉर्मल, शादी के दिन सब कोई थक जाता है और तुम शायद थोड़ा घबरा भी गई हो इस वजह से ऐसा हो रहा है। अब इधर लड़के का मूड बिल्कुल ऑफ हो चुका था और वो रेवा का वेट कर रहा था। तो क्या होता है रेवा ही वहाँ पे आ जाती है। पर हमने तो पिछले सीन में देखा था कि रेवा को उसकी सास ने सुला दिया है, बट यहाँ पर रेवा आ चुकी थी और जैसे ही वो रेवा को टच करने लगता है कि हाँ रेवा तुम आ गई, मुझे पता था तुम मेरे बिना नहीं रह सकती हो, तो तुम आ गई। जैसे ही वो ऐसा कहना चाहता है और थोड़ा आगे बढ़ के अपने मन की बात कहने की कोशिश ही करता है तो पीछे से उसकी मम्मी की आवाज़ आती है और वो बोलती हैं कि मैंने रेवा को सुला दिया है, अब वो रेस्ट करिए, तुम भी सो जाओ। पर क्या जैसे ही ना ये बात सुनता है तो वो बोलता है अरे नहीं मम्मी रेवा तो, और उसके बाद अपना मुंह पीछे करता है तो देखता है रेवा सच में नहीं है वहाँ। तो उसके बाद कहता है मम्मी नहीं यहाँ रेवा थी। तो उसकी मम्मी कहती है बेटा तुम भी बहुत थक गए हो और तुम्हें भी लगता है रेवा की तरह ही सपना आ रहा है, तो तुम भी जाके सो जाओ, रेस्ट करो, और रेवा यहाँ नहीं है। इसके बाद क्या होता है कि अब नेक्स्ट सुबह होती है, वो उसका पति भी आराम से सो गया था उस रात। नेक्स्ट सुबह रेवा सुबह सुबह अपनी सास के पैर छूती है और चाय वगैरह अपना काम करती है। इसके बाद क्या होता है कि अब पूरे दिन का काम करने के बाद फिर से रात आती है और अब वो सोचते हैं कि अरे कल तो थकावट थी, अब आज चलो हम अपना दिन कंटिन्यू करते हैं। और जैसे ही रेवा अपना रूम खोल के अपने रूम के अंदर जाती है, वो अपने हस्बैंड उसका लेटा होता है, हाफ नींद में होता है और उसके सामने एक बेड सेम दुल्हन के जोड़े में ही और रेवा की शक्ल की ही लड़की वहाँ बैठी होती है उसके हस्बैंड के बगल में, जिसे देखते ही जो रेवा दूध का गिलास लेके आई थी वो उसके हाथ से छूट जाता है और वो ज़ोर ज़ोर से चिल्लाती है और उसकी चिल्लाहट सुन के उसका पति उठ के आता है और वो उस तक पहुँचता है इससे पहले कि वो बेहोश हो जाती है। अब उसको फिर से लिटाया जाता है अपनी सास के रूम में
और उसको अरेस्ट दिया जाता है। और बाहर निकल के उसके जो हस्बैंड और उसकी जो सास होती है, तो सास बोलती है कि ज़रूर इस लड़की पे कुछ ऊपरी साया है, ये कुछ नेगेटिव वाइब्स के साथ आई है हमारे घर में। बेशक ये लड़की बहुत अच्छी है, बट बेटा तुम्हारे साथ धोखा हो गया है। तो वो लड़का कहता है कि नहीं मम्मी, मैंने तो प्यार किया है और मैं इसका साथ ऐसे नहीं छोड़ूंगा। फिर मम्मी समझाती है कि हमें किसी बाबा जी से मिलना पड़ेगा। तो वो बोलते हैं कि नहीं मम्मी, रेवा को अगर ऐसा पता चल गया, वो ऐसी सोच नहीं रखते हैं, और अगर उसको ऐसा पता चल गया तो फिर उसको बुरा लगेगा, तो प्लीज़ आप ऐसी बातें मत कीजिए, ये ठीक हो जाएगी थोड़े टाइम में, और ये थकावट या कुछ ऐसा होगा हम डॉक्टर को दिखा लेंगे, पर हम बाबा वगैरह के पास नहीं जाएंगे। बट अब रेवा जो सब कुछ देख रही थी, उसने इस समय भी वो हल्की होश में थी, तो वो अपनी मम्मी की और अपने हस्बैंड की बातें सुन रही थी। तो अब वो डिसाइड करती है कि वो अपने ऑफिस जाकर ही कुछ पता करेगी कि बेड तो उन्हें वहीं से मिला है। और अभी उसे ये समझ में आ गया था कि जब वो अपने सास के रूम में सो रही थी तब उसके साथ कोई दिक्कत नहीं थी, जब भी वो अपने रूम में आती थी और अपने बेड के पास आती थी, हमेशा वो नेगेटिव वाइब्स उसको बेड से ही आती थी। अब क्या होता है, वो उठती है और जाती है अपने रूम में, और रूम में जाके उस बेड के पास देखती है कि क्या है, और वो बेड बहुत ज़ोर ज़ोर से घूमने लगता है। और वो लड़की कहती है कि हाँ मैं ही हूँ और मैं तुमसे कुछ काम करवाना चाहती हूँ। पर इतनी देर में पीछे से उसकी सांस आ जाती है, जिस वजह से वो आत्मा उस बेड से गायब हो जाती है। वो सब नॉर्मल होता है, और जो वो आत्मा का एंट्री होती है ना, वो बड़ी स्पूकी सी होती है कि वो बेड के गद्दे के चादर के अंदर से ऐसे हमें कुछ चलता चलता पता चलेगा, और फिर उसके बाद वो दुल्हन का रूप लेके उसके सामने बैठी होती है। इसके बाद अब वो अपने हस्बैंड से बोलती है कि गिरीश जी, मुझे थोड़े वक्त का टाइम चाहिए, थोड़ा वक्त चाहिए, सॉरी, कि मैं ये प्रॉब्लम सॉल्व कर लूँ। मुझे लगता है कुछ गड़बड़ है और मेरे को यकीन है कि मैं ये सॉल्व कर लूँगी, तो आप मुझे थोड़ा वक्त दीजिए, मैं ये सॉल्व करके फिर हम अपनी लाइफ प्रॉपरली स्टार्ट करेंगे। तो उसका हस्बैंड कहता है कि मुझे तुम पे पूरा यकीन है, और कोई दिक्कत हो तो मुझे बता सकती हो, और आई विल सपोर्ट यू। तो फिर उसके बाद अगले दिन जो अपनी रेवा होती है वो अपने ऑफिस जाती है। तो उसका जैसे ही वो अपने ऑफिस जाती है तो सर उसको कहते हैं, अरे बेवकूफ़ लड़की, तुम अपनी शादी का इतना अच्छा टाइम छोड़कर तुम ऑफिस आ गई। तो वो कहती है कि नहीं सर, मेरा मन ही नहीं लग रहा था। तो सर कहते हैं कि कोई बात नहीं, अब जब तक तुम्हारी छुट्टी है तुम तब तक जब चाहे तब आ जाओ और जब चाहे तब चली जाओ, तो हम तुम्हारे को वो छुट्टी की तरह ही देंगे, तुम चाहो तो काम कर सकती हो। और वो अपने सर से बात करना चाह रही थी उस बेड के बारे में, बट सर के पास टाइम नहीं था। तो वो कहते हैं कि मेरे को ना अभी ऑफिस, मेरे को मीटिंग के लिए जाना है, तो मैं तुमसे बाद में बात करता हूँ, और तुम अपना काम देख लो, जो तुम्हें करना है अपने ऑफिस, अपने काउंटर पे जाओ, अपना काम करो। पर रेवा यहाँ पे बात करने आई थी, पर उसके बाद वो घनश्याम को ढूंढने जा रही थी। वो घनश्याम के पास जाने के लिए रूम से बाहर निकलती है तो पाती है कि घनश्याम तो बाहर ही मिल गया उसे, जिससे टकरा गया। तो वो बोलती है कि हाँ मैं आपके पास ही आ रही थी, वो मुझे पूछना था सर कि ये जो है ना बेड, ये बड़ा अच्छा लग रहा है मुझे, ये किसने बनाया था और ये कहाँ बना था। तो सर वो कहता है कि उस थोड़ा टाइम घूरने के बाद कहता है कि वो बेड तो बनाया गया तो पता नहीं मुझे, और आप पर तुम्हें ऐसा क्यों, मतलब क्यों तुम्हें ऐसा पूछ रही हो। फिर वो बताता है उसे कि ये तो हवेली सर ने एक्वायर की है, और ये बेड भी उसी हवेली के अंदर था, तो हमें नहीं पता कि ये बेड किसने बनाया और किसके पास था और कहाँ से बनाया। तो ये तो मुश्किल हो जाएगा कि तुम्हें इस बेड के बारे में ज़्यादा पता चले, बट ऐसा क्यों। तो वो कहती है ये बेड बहुत आर्टिस्टिक था और मेरी सास को भी बहुत पसंद आया, इसलिए मैं इसका इस तरह का और बेड बनवाना चाहती थी। तो फिर उतना ये कह के यहाँ से चली जाती है। अब क्या होता है कि उसे किसी तरीके से वहाँ पे वापस जाके उस बेड के बारे में पता करना था। तो अब वो हवेली के कागजात उस ऑफिस से निकालने के लिए रात को जाती है। अब जब वो रात को जाती है तो वहाँ से उसे फाइल मिलती है। अब वो फाइल के ज़रिए उस घर में पहुँचती है। तो जब वो घर के अंदर एंट्री ले रही होती है, क्योंकि उसमें एड्रेस वगैरह सब मेंशन होता है, तो वो उसके अकॉर्डिंगली जाती है। अब जब वो वहाँ जाती है तो वहाँ पे उसने एक लड़की की आवाज़ आती है कि आओ रेवा,
मैं तुम्हारा ही वेट कर रही थी और मैं तुमसे ही मदद मांगना चाहती हूँ, इसलिए मैं तुम्हारा वेट कर रही थी। तो उसे वो उस रूम तक लेकर जाती है, उस बेडरूम तक, और वहाँ पर वो अपनी सारी बात बताती है कि जो ये अपना हमारे मालिक हैं, जो यहाँ पे तुम काम कर रही हो, वो कोई अच्छे इंसान नहीं है। वो उनके जो पापा थे, उन्होंने संजय मल्होत्रा के जो दादा हैं, उन्होंने ही ये हवेली बनाई थी। और जो मेरे पापा थे वो यहाँ पे काम किया करते थे, और उन्होंने मतलब बहुत शिद्दत से यहाँ पे काम किया था। और जब वो मर रहे थे, ये इनके दादा, उन्होंने डिसाइड किया कि मैं जो ये घर है ये मेरे पापा को दे देंगे, क्योंकि उनके लड़के के पास और भी बहुत प्रॉपर्टी है, बट जो मेरे पापा की निष्ठा है उसको देखते हुए मेरे नाम ये हवेली हो गई। अब जब मेरे पापा की डेथ हो गई तो अब मेरा कोई नहीं था, सिर्फ ये इनको मैंने अपना भाई माना था, मैं राखी बांधा करती थी। अब इनके सहारे थी तो मैंने शादी कर ली, और जब मैंने जिस लड़के से शादी करी उसका नाम गौरव था, और हम दोनों एक दूसरे से बहुत प्यार करते थे। अब क्या हुआ, हमारी शादी हो गई। जब हमारी शादी हो गई तो उसी रात इस संजय ने मेरे और मेरे हस्बैंड की मौत का प्लान बनाया, और इन्हें गुंडे भेज के मुझे मरवा दिया। और ये मतलब मैं विश्वास ही नहीं कर सकती थी कि मैंने जिसको राखी बांधी, जिसको मैंने अपना भाई माना, उसने मुझे मरवाया। और मुझे तो मरवाया ही, मैं पर मेरे पति जिसका कोई रोल ही नहीं था उनको मरवा दिया, जो बिल्कुल मासूम से थे, और मेरी वजह से उनकी भी जान चली गई। मुझे इस बात का बहुत दुख है, और इसीलिए मैं यहाँ से जा नहीं पा रही हूँ। मुझे मेरा बदला पूरा करना है। और इधर संजय जो अपनी फाइलों में उस फाइल को घर की ढूंढ रहा था, तो वो उसको शक हो गया कि यार यहाँ से फाइल गायब है, और उसने फाइल ढूंढते ढूंढते उसको नहीं मिली। फिर अब वो सोच में पड़ गया कि फाइल कहाँ जा सकती है। और इधर जो अपनी ये थी हमारी रेवा, इसको वो आत्मा बताती है कि तुम्हें ना उसके प्रूफ के लिए और मुझे सपोर्ट करने के लिए तुम्हें वो वसीयत लानी पड़ेगी। तो अब वो दोबारा से अगली रात को जब वहाँ जाती है, तो इस समय संजय जो उनके बेशुमार और अच्छे से मालिक होते हैं, वो उस पर नज़र रखे होते हैं, क्योंकि उन्हें अब शक हो गया था। तो अब जब वो पाते हैं कि ये जो लड़की रेवा है, इसको मैंने इतना प्यार दिया, इतना अपना परिवार की तरह रखा, और ये लड़की ही मेरे पीछे खंजर भोंक रही है, और इसी ने जाके फाइल निकाली है। अब उसको पूरी मामला समझ में आ गया था कि रेवा ना कुछ गड़बड़ कर रही है, पर उसको ये नहीं पता था कि ये आत्माओं से रिलेटेड या समथिंग कुछ ऐसा है। वो सोच रहा था कि अब ये उस प्रॉपर्टी के लिए कर रही है कुछ। अब उसने प्रूफ के तौर पे रेवा ने एक गलती कर दी कि उसने वहाँ से ना एक बेड की फ़ोटो, उस अलमारी, जैसे हम कभी भी कोई भी चीज़ एक्वायर करते हैं जैसे कि घर वगैरह, तो उसका एक एक प्रॉपर्टी का एक एक साइन हम लोग मतलब फ़ोटो खींच के वो प्रॉपर्टी हमारे कागज़ों में मेंशन होती है। तो वो बेड की फ़ोटो भी थी उसमें। अब क्या था, रेवा ने उसके बेड की फ़ोटो ले ली थी। इसकी वजह से संजय अगले दिन उसे एक्यूज़ करता है कि भाई तुमने ये गलत किया, तुम ऐसा क्यों कर रही हो। पर उस दिन तो वो भाग जाती है वहाँ से कोई बहाना लगा के कि मुझे ना बेड बहुत अच्छा लग रहा था, तो मैंने सर इसलिए ना वो फ़ोटो ले ली, और मेरा कोई वैसा इंटेंशन नहीं था। तो उस दिन सर उसको जाने देते हैं, बट हाँ उन्हें शक हो चुका था। अब वो उसके पीछे अपने गुंडे लगा देते हैं कि क्या करती है ये, क्या नहीं करती है। तो वो बोलते हैं कि ये बार बार ना उस हवेली में जाती है, और एक्चुअली वो हवेली में उस आत्मा से वो सब डिस्कस करने जाती है, और उस आत्मा का नाम रूपाली होता है। तो उसके साथ डिस्कस करती है कि भाई ये ऐसे है वैसे है और कैसे। अब जो ये संजय था, इसको पूरा मतलब अब गुस्सा हो गया था कि मैंने इस हवेली के लिए पहले उस रूपाली को मारा, अब मुझे तुम मजबूर कर रही हो कि मैं तुम्हारा को भी मार दूं। अब तुम बार बार मेरी प्रॉपर्टी में इंटरफेयर कर रही हो। वो ऐसा मन में डिसाइड करता है, और उसके बाद 2 गुंडे भेजता है इस रेवा को मारने के लिए। तो जब ये रेवा को मारने के लिए गुंडे भेजता है, तो रेवा जैसे ही उस हवेली के अंदर एंटर कर रही होती है, वो गुंडे हवेली में जैसे एक बाहर का एरिया होता है, मेन गेट और फिर अंदर गेट, तो उसके बीच में छुपे होते हैं। और जैसे ही रेवा अंदर उनको लगता है कि उनके कब्जे में आ गई है,
तो वो निकल के उसे गोली मारने के लिए करते हैं। फिर वहाँ काफ़ी भाग दौड़ होती है, पर उस भाग दौड़ का नतीजा ये होता है कि उस रेवा के बदले में रूपाली रेवा का रूप लेकर आ चुकी थी, और जब वो उन दोनों के बीच में खड़ी थी और वो दोनों बगल में खड़े होके, एक इस तरफ लेफ्ट साइड एक राइट साइड खड़े होकर उसे गोली मार रहे थे, तो क्या होता है उन दोनों की गोलियां आपस में एक दूसरे को ही लग जाती हैं, और वो रूपाली अपना फिर उसके बाद अपना रूप लेती है। और इधर वो अब रेवा का काम खत्म हो चुका था, अब अपनी रूपाली ही रेवा का रूप ले लेके हर जगह जाकर अपना मतलब का काम कर रही थी। अब वो चाहती थी कि जो इस हवेली से कहानी शुरू हुई है वहीं खत्म हो, वरना वो चाहती तो उस संजय को वो कहीं भी मार सकती थी। पर ऐसा भी होता है ना कई बार, नहीं, इन एनर्जीज की एक सराउंडिंग्स होती हैं जहाँ पे वो अपना एक प्रॉपर काम कर सकते हैं, और बाहर इनकी शक्तियों में, पावर्स में असर पड़ जाता है। बट फिर हमें नेक्स्ट सीन दिखाया जाता है कि ये जो रेवा होती है इसका रूप लेके अपनी रूपाली जाती है उनके पास, अपने संजय मालिक के पास, और जाकर उनको चुनौती दे के आती है कि तुम ये हो वो, मुझे सब पता है, और तुमने जो जो किया है उस रूपाली के साथ मुझे सब कुछ पता है, और अब मैं तुम्हारे को सज़ा दिलवा के रहूँगी। और उसके बाद वो भाग जाती है वहाँ से कुंडी लगा के, और इतने में ही वो दोबारा से अब उसके घनश्याम का रूप लेकर आती है। और हमें यहाँ पता चलता है कि जो ये घनश्याम है ये प्रॉपरली इन सब चीज़ों में पार्टिसिपेटेड है, ये बंदा पूरी तरीके से, इसीलिए ये कोई भी सामान, वो यही सोच रहा था कि जो आदमी इस हवेली के लिए इसने एक मर्डर कर दिया, एक नहीं दो, तो अब ये बेड ऐसे किसी को देना चाह रहा है, ऐसा कैसे हो सकता है। तो जो बंदा था उसने इसी सोच में था, जो हमें वो बार बार सोच दिखाई जा रहा था। बट अब वो जाके इस गिरीश के रूप में अब बताता है कि वो लड़की वहाँ गई है और अब कह रही थी कि मैं सब पता लगा के अब तुम्हें सज़ा दिलवाऊंगी। तो ये कहता है कि जो कहानी जहाँ से शुरू हुई थी वो वहीं ख़त्म होगी, और मैं भी जाता हूँ उस हवेली में और इसको मार के आता हूँ। और जैसे ये रिवॉल्वर उठा के अपने रूम से बाहर निकल के जाता है दौड़ता हुआ, और पीछे से हम देखते हैं कि जो ये गिरीश था, ये गिरीश ही रूपाली था, मतलब यहाँ पे असली गिरीश तो आया ही नहीं था, ये सिर्फ उसको उस हवेली तक ले जाने की एक साजिश थी। अब गिरीश जब वहाँ पहुँच जाता है, ये अपना संजय वहाँ पहुँच जाता है, तो ये अपनी रिवॉल्वर निकाल लेता है और मारने के लिए रेवा को बुलाता है कि रेवा आओ तुम तुम्हें मैं आज बताता हूँ, तुमने मैंने तुम्हें प्यार दिया, अपनी फैमिली समझा, और तुम मेरे ही पीछे खंजर बोक रही हो। तो अब रेवा आती है और बोलती है कि तुम इस काबिल ही नहीं हो, तुमने एक मासूम लड़की को मारा और ऐसा ऐसा तुमने किया, वो सब बोलती है। तो वो गुस्से में आ जाता है और वो बंदूक निकाल लेता है और कहता है कि तुम्हें भी मैं यहाँ उस रूपाली की तरह ही मार दूंगा। और क्या होता है, रूपाली पीछे से ना हंसने लगती है, बहुत ज़ोर ज़ोर से हंसने की आवाज़ आने लगती है। तो रूपाली नीचे उतरते हुए ऊपर से आती है और कहती है कि जैसा तुमने मेरे साथ किया और तुमने मुझे मारा तो मारा, तुमने मेरे गौरव को भी मार दिया, तो ये मैं बर्दाश्त नहीं कर सकती हूँ और अब मैं तुमसे अपना बदला लूँगी। तो अब वो जब समझता है कि ये आत्मा है, तो एक दो बार तो वो फायर करता है अपने पूरे कॉन्फिडेंस में कि मैं तुम्हें मार दूंगा। बट फिर क्या देखता है कि ये तो मर नहीं रही है, ये मतलब मेरे आदमी भरोसा नहीं करता ना, वो अपना पूरा हाथ पैर ज़रूर लगाता है किसी भी चीज़ के आगे। तो वैसा ही उसने किया। और उसके बाद फिर जब वो अपने हर शिकंजों से अपने हार चुका था, हर हथकंडों से, तब उसने उसके आगे यहाँ भीख मांगनी शुरू करी कि तुम मेरी बहन हो, मेरे से गलती होगी, मुझे माफ़ कर दो। बट अब वो कहती है कि तुमने मुझे मारा होता तो मैं माफ़ कर देती, तुम्हें मैं अपनी मौत की तो कोई मुझे गिला शिकवा ही नहीं था, क्योंकि तुम्हें मैंने अपना सच्चे दिल से भाई माना था। पर तुमने गौरव को मार दिया जो बिल्कुल ही बेकसूर इंसान था, जिसका इस पूरे मैटर में कोई लेना देना नहीं था। अरे तुम मुझसे कह ही देते, और तुम्हारे पास 2000 करोड़ की प्रॉपर्टी है और मेरे पास सिर्फ 50 करोड़ की ये बिल्डिंग थी, और अगर तुम ये प्यार से मांग लेते तो मैं दे देती, मुझे तो एक रूम चाहिए था रहने के लिए बस। और तुमने मुझसे बात करना और अपनी बहन समझने के बजाय तुमने मुझे मार ही दिया, और मुझे तो मारा और गौरव को भी मार दिया। फिर उसके बाद ये उसी बेड से उसे दबा